Assalamu alaikum. Welcome to the channel Immigration with Tariq. आई होप आपको अब तक हमारे शो का फॉर्मेट पता हो। अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला है आप इस शो में लिख सकते हैं मैसेज के अंदर। आई डू माई बेस्ट कि मैं आपको ऐसी इंफॉर्मेशन दूं जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। आपको मेरी रूटीन का पता है, आज मैंने थोड़ा सा लेट शो शुरू किया बिकॉज आई डू ट्राई कि मैं वीक में एक दफ़ा शो कर लूँ। नॉर्मली आई ट्राई 9 o'clock, लेकिन आज जब तक मैं सेटअप कर रहा था, चीज़ें कर रहा था, आई गॉट लेट। सो आई होप कि आप लोग अवेलेबल हैं तो यूल जॉइन एंड देन यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन। शो शुरू करने से पहले ऑफ कोर्स होपफुली पीपल विल जॉइन अस, लेकिन दो तीन इंपॉर्टेंट बातें मैं आपसे करना चाह रहा था। हाय दीप, होप यू वेल। पहली इंपॉर्टेंट बात है कि देखने में आया है कि होम ऑफिस ने अब लोगों को लेटर देने शुरू कर दिए थ्रू द बैंक कि हम आपके बैंक अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं इफ़ यू डू नॉट हैव लीगल स्टेटस इन दिस कंट्री। मुझे काफ़ी लोगों ने बताना शुरू किया कि तारिक भाई हमारे पास हमारे बैंक से वो लेटर आने शुरू हो गए कि हम एक सर्टन टाइम के अंदर आपका बैंक अकाउंट बंद करने लगे हैं बिकॉज हमें होम ऑफिस ने बताया है कि आपके पास स्टेटस नहीं है। हाय एवरीवन जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तो अगर आपको कोई इस टाइप का लेटर आया है तो यू शुड रियलाइज कि वन ऑफ द रीज़न आपको ये लेटर आया है बिकॉज होम ऑफिस ने आपके रिकॉर्ड बैंक के साथ शेयर किए और बैंक को बताया कि आपके पास कोई स्टेटस अब नहीं है। और अगेन अगर आपने कोई एप्लीकेशन डाली हुई है या आपके पास स्टेटस है, बैंक से गलती हो गई है तो आपको उसको प्रूफ करना पड़ेगा। ये मैंने सिर्फ इसलिए जिक्र किया बैंक लेटर के बारे में बिकॉज आजकल बहुत सारे लोग मुझे बता रहे हैं कि तारिक भाई हमें ये लेटर मिलने शुरू हो गए, तो मैंने सोचा कि मैं आपको उसके बारे में थोड़ी सी बात बता दूं। हाय एवरीवन जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, प्लीज़ अगर आपका कोई सवाल है आप शो में लिख लेना। डू माई बेस्ट कि मैं आपको बेहतर से बेहतर इंफॉर्मेशन दूं। एक और चीज़ जो मुझसे कॉमनली पूछी जाती है और मैं उसको भी एड्रेस करना चाहता हूँ बिकॉज काफ़ी लोग स्किल वर्कर के अंदर इस वक्त बैठे हुए हैं और वो लोग स्किल वर्कर्स से एक हेल्थ केयर सेक्टर में बैठे हैं और वो उधर से स्विच करना चाह रहे हैं इनटू अ डिफरेंट सेक्टर। और एक चीज़ मुझसे अक्सर पूछी जाती है, तारिक भाई अगर हम स्किल वर्कर, आई अपोलोजाइज मैं भी आपके मैसेजेस किवान पढ़ता हूँ, मैं सिर्फ एक बात कर लूँ कि अगर हम तारिक भाई स्किल वर्कर में अपने सेक्टर को चेंज करते हैं तो होम ऑफिस हमारी एप्लीकेशन को कैसे देखेगा। देखो मेन बात यह है कि देर इज अ पॉसिबिलिटी, आई बी ऑनेस्ट, कि होम ऑफिस लुकिंग एट योर बैकग्राउंड, स्पेशली अगर आप से हेल्थ सेक्टर से और ऑल ऑफ अ सडन आप रिटेल में जा रहे हैं तो होम ऑफिस माइट वांट टू कंडक्ट एन इंटरव्यू जिसमें वो फिर आपसे आपके क्वालिफिकेशन, जॉब एक्सपीरियंस के बारे में पूछेंगे। सो दे वांट टू बी सेटिस्फाइड कि ये आपकी जेन्युइन जॉब है। तो अगर आप अपने स्विच कर रहे हैं सेक्टर को, स्पेशली इंडस्ट्री को, इन स्किल वर्कर वीज़ा, बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि दे वुड बी हाई चांसेस कि होम ऑफिस आपका इंटरव्यू करेगा। कि वहाँ लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, आई बीन हियर 18 years, कैन आई गेट ह्यूमन राइट सर। किवान आपका सवाल बड़ा अच्छा है बिकॉज एनीबडी हु इज इन दिस कंट्री फॉर लेस देन 20 years, हमारा कानून जो इस मुल्क का है वो ये कहता है कि दे मस्ट बी वेरी सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल्स कि आप अपनी कंट्री में जाके वापस इंटीग्रेट नहीं हो सकते। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई हुई है हमारे चैनल पे कि व्हाट आर द फैक्टर्स जिसको होम ऑफिस देखता है इन कंसिडरेशन के व्हाट आर द वेरी सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल्स। बस एक बात का ख्याल रखें कि इन वेरी सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल्स का एक थ्रेशोल्ड बड़ा हाई है, सेकंड बहुत मैटर करता है कि आप किस कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं। बिकॉज जारी बात है कि अगर आप फॉर एग्जांपल किसी ऐसी कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ आपके जो ह्यूमन राइट्स हैं वो वायलेट होने का चांसेस हाई हैं, या आपको मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिल सकती, अफोर्डेबल नहीं है, आपके लिए अवेलेबल नहीं, तो ऑफ कोर्स वो वेरी सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल में वो चीज़ें आती हैं। अगेन इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव टेस्ट, सो अनफॉर्चुनेटली मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि देर इज़ अ वेरी स्मॉल विंडो कि आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, बट इट्स केस बाय केस। तो आप ये ना समझें कि जस्ट बिकॉज मुझे 18 years हो गए मुझे आराम से वीज़ा मिल जाएगा। यू स्टिल हैव टू मीट द क्राइटेरिया जो सेट हुआ है वेरी सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल का, अदरवाइज किवान आपको 20 years वेट करना पड़ेगा। Any changes on caseworker guidance for illegal entry on citizenship applications? सुपर क्यूट बिला, आपने अच्छा सवाल किया। देखें मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाई हुई थी,
अभी भी मेरी थिंकिंग यही है कि अगर आप इलीगल एंट्रेंट थे और आपके पास जस्टिफिकेशन है और आप बड़े कैंडिड तरीके से अपनी एप्लीकेशन में डालते हैं कि क्यों आप इलीगल एंट्रेंट हुए हैं, तो इट्स वर्थ अ ट्राई अगर आपको पैसों का प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज याद रखिए कि ये जो रिफ्यूज़ल है ये डिस्क्रेशनरी रिफ्यूज़ल है। हैविंग सेड सो, देयर इज़ अ लाइकलीहुड अगेन कि शायद फ्यूचर में इस पॉलिसी को चैलेंज किया जाए कोर्ट में, और कोर्ट की तरफ से प्रेफरेबली आप लोगों के लिए कोई डायरेक्शन आ जाए कि वेदर इट्स लॉफुल और अनलॉफुल ये पॉलिसी। लेकिन आज तक जो आज हम शो कर रहे हैं, नॉट टू माई नॉलेज कोई ऐसा केस आया है कोर्ट की तरफ से। तो वही बात बन जाती है कि इफ़ यू आर समबडी जो इलीगल एंट्रेंट है और वो नेशनैलिटी एप्लीकेशन डालना चाहते हैं, इफ़ मनी इज़ नॉट एन इशू फॉर यू प्लीज़ डालें, बट देन अगेन आप उन बातों का ख्याल रखें जो मैंने अपनी वीडियो में जो मैंने इसके ऊपर बनाई है मैंने जिक्र किया है। सईद लिखते हैं, सो कैन आई अप्लाई फॉर इंडेफिनेट एज एन अडल्ट? सॉरी सईद, मैंने आपका पूरा मैसेज नहीं पढ़ा। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू से टू यू कि आप अडल्ट के तौर पे इंडेफिनेट अप्लाई कर सकते हो या नहीं, बट जस्ट रीडिंग दिस लाइन, माई अपॉलॉजीज। सर, व्हाट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर इंडेफिनेट ऑन 10-year लॉन्ग रेजिडेंस? मिर्ज़ा का ये सवाल है। देखिए मिर्ज़ा भाई, पहली तो बात है कि जब भी आप लॉन्ग रेजिडेंस की एप्लीकेशन करते हो तो उसके बाद एक आपको चेक लिस्ट मिलती है, तो प्लीज़ जो भी आपने डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं फॉलो द चेक लिस्ट। एज जनरल रूल, अपार्ट फ्रॉम मैंडेटरी डॉक्यूमेंट, जो जारी बात है आपकी आईडी होती है, आपका पासपोर्ट होता है, अनलेस यू डोंट हैव वन, वो एक अलग इशू है। मेनली वो ये कहते हैं कि 10 years का हमें एविडेंस दे दें यू बिन लिविंग इन द कंट्री। तो कुछ लोगों के पास तो ऐसे पासपोर्ट्स होते हैं जो पूरे 10 years तक वैलिड होते हैं, प्रीवियस पासपोर्ट, करंट पासपोर्ट, तो फिर उनको प्रूव करने में बड़ी आसानी होती है बिकॉज दे कैन जस्ट हैंड इन द पासपोर्ट। अगर कुछ लोग जिनके पास होता है तारीख हमारा पासपोर्ट गुम हो गया था, वी डोंट हैव द पासपोर्ट जो पूरे 10 years को कवर करता है, तो फिर होम ऑफिस कहता है हमें कोई भी एविडेंस दे दे जो प्रूव कर दे यू वर लिविंग है। जो सबसे अच्छा प्रूव होता है, इजी होता है, वो आपका HMRC का रिकॉर्ड होता है। इफ़ यू वर एम्प्लॉयड, इस सारे पीरियड में आप HMRC से रब्ता कर सकते हो, वेरी क्विकली वो आपको आपकी स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग दे देंगे। इफ़ यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड तो सारी बात है आपको अपनी टैक्स रिटर्न्स की कॉपीज चाहिए होंगी, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी यू यूज एन अकाउंटेंट, वो आपको दे देगा। फिर कुछ लोगों के पास डॉक्टर होते हैं, 2 सर्जरीज मिला के पूरे 10 years से, कुछ लोगों के पास काउंसिल टैक्स बिल्स होते हैं, टेनेंसी एग्रीमेंट्स होती हैं। सो इट्स अ, आप समझ लें, इट्स अ बंडल ऑफ एविडेंस जो इधर उधर से आप इकट्ठा करके अपने साल पूरे कर सकते हैं। बिकॉज द होम ऑफिस वांट्स टू नो कि 10 साल से आप इस मुल्क में रह रहे हैं। बट ऑफ कोर्स यू डोंट हैव टू गेट ऑल दिस बंडल ऑफ एविडेंस टुगेदर अगर आपके पास पासपोर्ट है विच कवरिंग योर 10 years. Ali Shah लिखते हैं, claim asylum, my second interview done in 12th June when home office reply. अली भाई इस वक्त होम ऑफिस asylum के जवाब 8 months के अंदर अंदर दे रहा है। तो अगर आपका इंटरव्यू हो गया, आई होप इंटरव्यू वेंट वेल, 8 month का आप टाइम अपने दिमाग में रख लो एंड इंशाल्लाह 8 month तक आपका जवाब आ जाना चाहिए। इफ़ यू स्पेंड 10 years on study visa including PSW, आई थिंक आपका सवाल ऊपर से गुजर गया, आई डिडंट रीड दैट प्रॉपरली। इफ़ यू सेड कि मेरे 10 years पूरे हो जाएंगे, यस, अगर आपने 10 साल इस मुल्क में गुजारे हैं एंड नन ऑफ द वीज़ा कैटेगरीज वर जो एक्सक्लूडेड हैं 10 year पीरियड के अंदर, देन बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। किसी ने बड़ा अच्छा सवाल ऊपर से गुजारा कि तारिक भाई एमनेस्टी का कोई चांस है? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखो, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो बड़े अरसे से, तो बिफोर ऑल दीज थिंग्स हैपेंड मैंने आपको कहा था कि मुझे सख्ती नज़र आ रही है इमिग्रेशन कवानीन में। इवन बिफोर दिस हैपन, अगर आप मुझे रेगुलर फॉलो करते हो, मैंने कहा था मुझे स्किल वर्कर वीज़े पे सख्ती नज़र आ रही है। उसके बाद जिस तरह EU सेटलमेंट स्कीम पे सख्ती नज़र आई थी। बिकॉज व्हाट आई फील जो मुझे नज़र आता है ना इमिग्रेशन का, कि होम ऑफिस सर्टन एरिया या एक कैटेगरी उठाता है, उस पर काफ़ी स्ट्रिक्ट अपना रूल अप्लाई करता है। जिस तरह आपको पता है कुछ अर्सा पहले स्टूडेंट्स पे सख्ती आई हुई थी, जो स्टूडेंट छुट्टियां गुजार के भी आ रहे थे उनसे पूछा जा रहा था एयरपोर्ट पे कि आपका कोर्स कैसा है। यूनिवर्सिटीज़ ज़ीरो टॉलरेंस दे रही थी स्टूडेंट्स को। फिर सख्ती आई EU सेटलमेंट स्कीम के ऊपर, लोगों के ऊपर एकदम उनकी इंक्वायरीज खुलनी शुरू हो गई। एयरपोर्ट पे लैंड करते थे, उनसे पूछा जा रहा था आप EU सेटलमेंट स्कीम पे आपकी स्पाउस किधर है।
फिर आजकल सख्ती आई हुई है स्किल्ड वर्कर एप्लीकेशंस के ऊपर, तो मैं देखता हूँ कि होम ऑफिस इस तरह बारियां बारियां लगाता है। तो अभी तक तो मुझे यकीन करें कोई रिलैक्सेशन नज़र नहीं आ रही इमिग्रेशन के ऊपर, स्पेशली इन लाइट ऑफ जो रिसेंटली हुआ है। मेरी नज़र में जो गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्स दिया है इन लाइट ऑफ जो एक तरह से पोल हुआ था कि भाई इस वक्त कौन सी पॉलिटिकल पार्टी नेक्स्ट इलेक्शन जीत सकती, तो आई थिंक गवर्नमेंट को काफ़ी झटका लगा है कि उनकी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ की वजह से हाउ मनी पब्लिक, कितने लोग पब्लिक में अनहैप्पी, एंड देन आई थिंक उसकी वजह से दे इमीडिएटली केम अप विद द वाइट पेपर। आई मीन एट द एंड ऑफ द डे वाइट पेपर काफ़ी अर्से से पाइपलाइन में था, आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, बट इमीडिएटली इट वाज लाइक ओके हम ये करने लगे, हम ये करने लगे। बट आई थिंक पॉलिसीज़ इमिग्रेशन की सख्त होने लगी हैं, तो जब पॉलिसीज़ सख्ती की तरफ जा रही होती हैं तो फिर तो एमनेस्टी का चांस बड़ा कम होता है। सो क्वाइट ऑनेस्टली आई होप इट हैपन्स, लेकिन अभी मुझे नज़र नहीं आ रहा। इब्राहिम लिखते हैं चाइल्ड बॉर्न आउटसाइड यूके इनडेफिनिट रूल प्लीज। आई डू नॉट नो व्हाट यू मीन, बिकॉज अगर कोई बच्चा मुल्क से बाहर पैदा हुआ है वो कैसे इनडेफिनिट लेगा? वो तो यही है कि अगर उसके पेरेंट्स यहाँ हैं, उनके पास इनडेफिनिट या ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर है, तो वो फिर बच्चे को जब यहाँ बुलाएंगे तो उसको एंट्री क्लियरेंस पे इनडेफिनिट मिल सकता है। अदरवाइज तो बड़ा सब्जेक्टिव चीज़ है। अगेन मेरा ये शो का फॉर्मेट नहीं है कि मैं उस पर कर सकूँ। किसी ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, ए खान ने 20 ईयर रूल इज़ एग्जैक्टली 20 ईयर्स। बिल्कुल खान भाई, जब आप प्राइवेट लाइफ पे 20 ईयर्स पे अप्लाई करते हो तो एट द डेट ऑफ एप्लीकेशन आप टेक्निकली इट हैज़ टू बी 20 ईयर्स अनलेस देयर इज अ ग्रेस पीरियड। तो जहाँ तक बात आती है ना कि कुछ लोग मुझे कहते हैं तारिक भाई हमें भी 19 साल हुए हैं और 2 महीने हुए हैं, हम अप्लाई कर देते हैं, जब तक वो हमारा डिसीजन देंगे हमें 20 ईयर्स हो जाएंगे तो हमारे हाथ में फैसला कर देंगे। देयर इज़ अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि होम ऑफिस आपको रिफ्यूज़ कर दे ये बोल के कि व्हेन यू मेड द एप्लीकेशन आपके 20 ईयर्स पूरे नहीं हुए थे। तो मेक श्योर कि जब आप एप्लीकेशन करते हो एट दैट टाइम यू मीट द इमिग्रेशन रूल रिक्वायरमेंट। ये नहीं कि व्हेन द एप्लीकेशन इज पेंडिंग यू मीट द रिक्वायरमेंट, फिर आपको विड्रॉ करके नई एप्लीकेशन डालनी पड़ती है। एंड प्लीज विद द न्यू रूल चेंजेस ऑफ कंटिन्यूस रेजिडेंस, स्पेशली लॉन्ग रेजिडेंस के ऊपर, जिस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई है, डू नॉट टेक द विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन, सबमिटिंग अ न्यू एप्लीकेशन वेरी लाइटली जो पहले लोग लेते थे। प्लीज़ इस पे बड़ा मशवरा लेके ये हरकत की करें प्लीज़, आई बी ग्रेटफुल। नूरी लिखती है, कहना है कॉल माई हस्बैंड ऑन स्पाउस वीज़ा फ्रॉम पाकिस्तान, आई एम अ केयर। नूरी बिल्कुल आप हस्बैंड को बुला सकते हो, लेकिन पहले ये देख लो कि आप कौन से वीज़े पे हो। अगर आप कह रहे हो कि मैं केयर हूँ बिकॉज यू आर अ ब्रिटिश सिटीजन और आप किसी की केयर कर रहे हो एंड यू आर ऑन और एज अ केयर आपको अलाउंस मिल रहा है, तो फिर बिल्कुल आपको 29,000 पाउंड की रिक्वायरमेंट मीट करने की ज़रूरत नहीं है। एज अ ब्रिटिश पर्सन या इंडेफिनिट लीव टू रिमेन होल्डर या जो भी अपेंडिक्स एफएम में आते हैं, आपने एडिक्वेट मेंटेनेंस के फॉर्मूले को कंप्लीट करना है। ऑफ कोर्स फनी इनफ मैंने उस पर भी एक वीडियो बनाई हुई है, अगर आपको चैनल पे मौका मिले देखें। आई मीन देयर ओवर 600 वीडियोस आई थिंक, उनमें से आई नो शोज़ वाली भी हैं बट आई मेड सम इंपॉर्टेंट वीडियोस कानून के बारे में, तो हैव अ लुक एट दैट। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि तारिक भाई मैं स्किल्ड वर्कर कैरियर वीज़े पे हूँ, क्या मैं अपने स्पाउस को बुला सकती हूँ, तो फिर डिपेंड करता है कि आपको स्किल वर्कर वीज़ा मिला कब था। अगेन हम बोलोगे तारिक भाई आपने हर चीज़ वीडियो ही बनाई हुई, येस देयर इज़ अ वीडियो जो मैंने बनाई है कि किस डेट से पहले अगर आपको स्किल वर्कर वीज़ा मिला हुआ है केयर होम के अंदर भी, आप अपने स्पाउस और बच्चों को इधर फिर भी बुला सकते हैं। क्योंकि जो कानून जब चेंज हुआ था अप्रैल में, तो उन्होंने कहा था कि जो इससे पहले ऑलरेडी आ चुके हैं, चाहे वो एक्सटेंशन भी लें केयर वीज़े पे, हम उनके डिपेंडेंट्स को यहाँ आने देंगे। आई मेड अ क्लिप ऑन दैट, प्लीज़ हमारे चैनल पे जाके उसको देख लीजिएगा। I came in UK in 2023. Do I need 10 years to complete my long residence? I think this was the question किसी ने अभी पूछा। बिल्कुल, अगर उस वक्त तक कानून रहता है 10 साल बाद 10 साल का कानून, तो बिल्कुल इफ़ यू कंप्लीट योर 10 years लीगली आपको इंडेफिनिट मिलेगा। बिकॉज देखें, एक बात का ख्याल रखें, हमें भी नहीं पता होता कि फ्यूचर में जाके कौन सा नया कानून बनेगा, हाउ इट वुड अफेक्ट यू। I've applied for spouse visa 8 days ago with priority service. How long will it take for decision? अगर आपने प्रायोरिटी सर्विस लिया था देन नॉर्मली इट्स वेरी क्विक। आई डू नॉट नो आपको टाइम क्यों लग रहा है, बिकॉज होता ही है कि अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो होम ऑफिस ने आपसे मांगा है, तो इमीडिएटली ईमेल यू एक्चुअली, और आपको प्रायोरिटी के पैसे वापस दे देते हैं ये बोल के कि जी हम अपने जो प्रॉमिस टाइम है उसके अंदर आपकी एप्लीकेशन पूरे तरीके से नहीं देख पाए।
तो प्लीज़ अगर आपने खुद अप्लाई किया तो हैव अ लुक एट योर जंक मेल के होम ऑफिस ईमेल आई है या नहीं, और अगर आपने अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू अप्लाई किया, यू यूज समवन, उनको बोलें अगर उन्होंने अपनी डिटेल्स दी हैं कि हैव अ लुक एट दी email, because अब तक तो email आ जानी चाहिए थी if they don't intend to give you the visa on priority service. Ahmed लिखता है I'm on a PSW, I want to bring my dependent, what is the best? ऊपर से आज I do apologize, आज काफ़ी जल्दी गुजर रहे हैं messages. I'm trying my best to. Okay, my spouse is on PIP and I have overstayed for 14 years. What chances? Okay, ये किसी ने भी लिखा था, क्विकली रेड. आई डू अपॉलोजाइज, मैंने एक दो चीज़ें बीच में मिस कर दी बिकॉज आज काफ़ी जल्दी ऊपर गुजर रहे हैं मैसेजेस. आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू रीड देम. देखें, इफ़ यू आर मैरिड टू समवन जो यहाँ इंडेफिनेट है, यहाँ ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर हैं, रेफ्यूजी स्टेटस पे हैं, ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन पे हैं, यूरोपियन नेशनल विद लीव टू रिमेन, यानी कि जो भी अपेंडिक्स FM में आते हैं, अगर आप उनमें से किसी से शादी कर रहे हैं और आप ओवरस्टेयर थे पहले, तो फिर आपको भी पता है, मैंने इस पर वीडियो भी बनाई हुई है कि मेनली 2 तरह के रूल्स हैं. अगर आप वो मीट करते हैं तो आपको वीज़ा मिल सकता है. एक लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग है कि जी मैं शादी कर रहा हूँ, मैं ओवरस्टेयर हूँ, मैं शादी कर रहा हूँ ब्रिटिश से, वो उसकी इनकम रिक्वायरमेंट पूरी है, मैं अगर इंग्लिश टेस्ट कर लेता हूँ मुझे वीज़ा मिल जाना चाहिए. नो, बिकॉज आपके पास अभी इमिग्रेशन स्टेटस नहीं है. जब आपके पास स्टेटस नहीं होता तो फिर यू डू नॉट मीट वन ऑफ द suitability requirements, eligibility requirements application की, तो फिर आपको exceptions apply करना पड़ता है. तो 2 तरह के exception होते हैं. एक exception है कि in your relationship you have a qualifying child. Doesn't mean कि वो child आपका है, आपके partner का भी हो सकता है, and you are the step parent of that child. Qualifying child होता है ब्रिटिश बच्चा या जो बच्चा 7 साल से इधर रह रहा हो. तो अगर आपकी रिलेशनशिप में यू बिन एन ओवरस्टेयर, आपने किसी से शादी कर ली या 2 साल से आप एक रिलेशनशिप में हैं, तो अगर आपका क्वालिफाइंग चाइल्ड नहीं है तो वो वाली एक्सेप्शन आप अप्लाई नहीं कर सकते. फिर जो एक और टाइप की एक्सेप्शन है वो है कि दे मस्ट बी वेरी सिग्निफिकेंट एंड एक्सेप्शनल ऑब्स्टिकल्स कि आप दोनों अपनी होम कंट्रीज में इंटीग्रेट नहीं कर सकते. मीनिंग अगर आप जिस कंट्री से हैं वहाँ जाके इंटीग्रेट नहीं कर सकते. अगेन दैट्स अ वेरी सब्जेक्टिव टेस्ट. इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि मैं यहाँ बैठ के आपको बताना चाह दूँ कि वो इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल इज द वर्ड यूज्ड बाय द होम ऑफिस लॉ के अंदर. मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाई हुई है कि होम ऑफिस किन चीज़ों को इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल बोलता है, लेकिन इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव टेस्ट. आई एम श्योर अगर आप किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाएंगे, वो आपको बैठ के आपके हालात पूछ के आपको ऑनेस्टली बता देंगे कि क्या मेरिट है आपके केस के अंदर कि आया आपको वीज़ा मिलेगा भी या नहीं. सो इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव टेस्ट. एंड ऑफ कोर्स यहाँ मैं एक बात बोल देता हूँ, जनरली स्पीकिंग, कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको कोर्ट में रिप्रेजेंट करूँ, बिकॉज फर्स्ट स्टेट ट्राइब्यूनल, अपर ट्राइब्यूनल में मैं कोर्ट में खुद जाता हूँ, तो यू कैन गेट इन टच विद मी एंड देन आई कैन लुक एट योर केस और बता सकता हूँ उसमें मेरिट क्या, इफ यू वांट मी टू अपेयर इन कोर्ट फॉर यू. उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं वैसे आपके केस का कोई मेरिट आपसे डिस्कस कर लूँ, यू कैन गेट इन टच विद मी. या आप चाहते हैं कि मैं आपको होम ऑफिस के आगे रिप्रेजेंट करूँ, यू कैन गेट इन टच विद मी. सेम गोज फॉर अगर आपकी कोई एंट्री क्लियरेंस विजिट वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है या आपकी कोई एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हुई है एंड यू वांट मी टू हैव अ लुक, गेट इन टच विद मी and then I will tell you the charge, और फिर हम I can have a look and then tell you कि अगर मैं वो केस में merit किया और I can take that over. किसी ने बोला do you deal with family law? बिल्कुल, हमारी फर्म में कदीर भाई हैं, he is excellent, वो family law में डील करते हैं. I personally deal with immigration and litigation. कदीर भाई हमारी फर्म में, he is an excellent person, बहुत अच्छे हैं. He deals with family law cases. तो अगर आपका कोई डिवोर्स का इशू है, चाइल्ड कस्टडी ऑर्डर का इशू है, एनीथिंग लाइक दैट, आप मेरे ऑफिस की डिटेल्स इंटरनेट से बड़े आराम से मिल जाती हैं. स्पीक टू कदीर भाई, ही इज़ वेरी नाइस, और वो फिर आपका केस ले सकते हैं. कह रहे कैन समवन कॉल स्पाउस वीज़ा वेयर शी टेक मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. बिल्कुल डिपेंडिंग ऑन, क्योंकि सर्टन टाइप के अलाउंसेस हैं, अलाउंस हैं जो आप अगर ले रहे हैं, मेनली उसमें पिप आ जाता है, केयर अलाउंस आ जाता है, जो पहले डिसेबिलिटी पिप अब उसमें एक में आ गया. तो अभी एक सर्टन टाइप के अलाउंसेस हैं. मैंने उस पर भी एक वीडियो बाय द वे बनाई कौन कौन से अलाउंसेस, बट द मोस्ट पॉपुलर डिसेबिलिटी जो कि पिप में डाल दी, एंड देन ऑफ कोर्स केयर अलाउंस. तो अगर आप इनमें से कोई अलाउंस ले रहे हैं और साथ गवर्नमेंट बेनिफिट भी ले रहे हैं, यू डोंट हैव टू मीट द फॉर्मूला ऑफ 29,000. आपको एडिक्वेट मेंटेनेंस का फॉर्मूला मीट करना पड़ता है.
सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एडिक्वेट मेंटेनेंस, मैंने उस पर एक अलग वीडियो बनाई है और वो बड़ा एक्चुअल फिगर्स के ऊपर आपको कैलकुलेट करना पड़ता है कि आपका इतनी इनकम मंथ में आ रही है, उसको फिर हम कैलकुलेट करते हैं और फिर हम देखते हैं कि जो माइनस साइन है आपके खर्चे निकाल के, जिसमें मेनली रेंट एंड आपका काउंसिल टैक्स आता है, उसके बाद आपकी डिस्पोजेबल इनकम कितनी रहे, डिस्पोजेबल अमाउंट कितना रह जाता है, और उसको फिर हम सपोर्ट अलाउंस जो आपको गवर्नमेंट एज अ कपल देती है उससे कंपेयर करते हैं, और अगर वो उससे ज़्यादा है तो हम उसके हिसाब से एडिक्वेट मेंटेनेंस का फॉर्मूला लगाते हैं। अगेन मैंने इस पर वीडियो बनाई हुई है। एक बात मैं आपको ज़रूर बोलूँगा कि कुछ लोग मुझे कहते हैं तारिक भाई हम यूनिवर्सल क्रेडिट ले रहे हैं, क्या हम भी एडिक्वेट मेंटेनेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे यानी नो, वो एक सर्टन अलाउंस है, वो आपको लेना चाहिए, उसके बाद जितने भी आप बेनिफिट्स ले रहे हैं वो सारे ऐड होते हैं। बट इफ़ यू डोंट गेट वन ऑफ दोज अलाउंसेस जो एक्सेप्शंस में आते हैं, आप एडिक्वेट मेंटेनेंस के फॉर्मूले को यूज़ भाई नहीं कर सकते। किसी ने कहा बड़ा अच्छा सवाल किया कि आई एम 19 years old, डू आई क्वालिफाई फॉर यंग अडल्ट वीज़ा। अगेन इस पर मैंने वीडियो भी बनाई हुई है कि यंग अडल्ट वीज़े में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो प्लीज़ बिफोर यू से कि मैं क्वालिफाई करता है नहीं, मेक श्योर कि वो जो सारी रिक्वायरमेंट्स है आप मीट करे हो। अगेन इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव मैटर, प्लीज़ जब मैं शो में कोई बात बोलता हूँ डोंट फॉलो इट, यू हैव टू देन आइदर मुझसे अलग से रब्ता करो, आई कैन गो थ्रू योर exact dates and tell you, but mota your age is between 18 to 25, half your life you lived in the UK and 5 साल आपके पास वीज़े रह चुके हो, करंट वीज़ा आपका 1 साल एटलीस्ट रह चुका है प्राइवेट लाइफ के ऊपर। तो ये बेसिक चीज़ें जो देखनी पड़ती हैं बिफोर वी कैन से टू समबडी कि हाँ भाई आप क्वालिफाई करते हो अंडर द private life. So don't just jump into it, you'll have to make sure that you meet all the eligibility criteria. किसी ने बड़ा अच्छा, अब्दुल रहमान ने सवाल पूछा है तारिक भाई कैन आई अप्लाई स्पाउस वीज़ा एक्सटेंशन माई सेल्फ। बिल्कुल आप खुद कर सकते हो, उसमें कोई गलत बात नहीं है, एज लॉन्ग एज आपको फील होता है कि मैं एडिक्वेट हूँ कि मैं इन सारे फॉर्म्स को फिल कर सकता हूँ, तो बिल्कुल आप खुद कर लो, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। बस कुछ लोगों को ये होता है कि वी आर नॉट कॉन्फिडेंट फॉर्म में क्या भरना है, वी आर बिट स्केर्ड कि हम कोई गलत चीज़ ना भर लें। और आजकल तो ख़ास तौर पे ये मैंने कई दफ़ा बोला है, और मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं चाहता हूँ वो आप किसी के पास जाओ अपने फॉर्म को भरवाने के लिए। एक चीज़ मैं लाजमी बोलता हूँ क्योंकि मैं खुद इस बात को एडवोकेट करता हूँ कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो फ़ी वेवर डालो, लेकिन कुछ लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं जब उनका फ़ी वेवर रिफ्यूज़ हो जाता है, देन आई हैव टू टेल देम कि आप 10 days के अंदर यू हैव टू मेक अ प्रॉपर एप्लीकेशन, वरना फिर आप बाहर आ जाओगे कंटिन्यूस रेजिडेंस से, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी आपके लिए। तो ज़रूरी है कि स्पेशली अगर आप फ़ी वेवर कर रहे हो, देखो किसी भी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास फ़ी वेवर, जैसे मेरे पास लोग आते हैं तारिक भाई हम फ़ी वेवर डाल लें, मैं कहता हूँ बिल्कुल हम डालेंगे एंड आई डू माई बेस्ट कि फ़ी वेवर उनको मिल जाए, लेकिन मैं गारंटी नहीं देता। इसी तरीके से जब आप किसी भी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाते हो फ़ी वेवर डलवाने, उसका ये मतलब नहीं होता कि गारंटी है कि वो आपको फ़ी वेवर मिल जाएगा, लेकिन एटलीस्ट दे मेक अ वेरी एजुकेटेड एप्लीकेशन के चांसेस उसमें कम हो जाते हैं रिफ्यूज़ल के। बात वही आ जाती है कि अगर आप कॉन्फिडेंट हो एप्लीकेशन भरने में, नहीं है अपने अप्लाई करने में, तो बिल्कुल कर लो, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। किसी ने बोला है इज़ देयर एनी चेंज फॉर द 20-year वीज़ा रूट। अभी तक तो 20 ईयर में कोई चेंजेस नहीं है, वही बात है कि 20 साल बाद आपको 2.5 साल का वीज़ा मिलेगा और फिर 10 years बाद आपको इंडेफिनिट मिलेगा, यानी कि ऑलमोस्ट 30 years के बाद आपको इंडेफिनिट मिल रहा है। काफ़ी लोग अभी भी पता नहीं क्यों ये सोचते हैं कि 20-year वीज़ा, यानी कि अगर आपने लीगली 20 साल इस मुल्क में गुजार लिए हैं, आई स्टिल फाइंड पीपल जो मुझे कहते हैं जी हमें इंडेफिनिट मिलेगा, ना आई हैव टू एक्सप्लेन टू देम नहीं आपको प्राइवेट लाइफ पे 2.5 साल का वीज़ा मिलेगा और फिर आपको 4 और एक्सटेंशन लेनी है उस वीज़े पे बिफोर यू गेट इंडेफिनिट। एंड देन स्ट्रेंजली इनफ, एंड आई थिंक दिस इज़ वेयर द लॉ नीड्स अ रिफॉर्म, कि जब आप उस टाइप के 2.5 साल के वीज़े पे होते हो तो आप अपने स्पाउस को अपनी होम कंट्री से नहीं बुला सकते, विच आई थिंक इज़ सैड। आई थिंक करना चाहिए था। कैन समवन अप्लाई वीज़ा एक्सटेंशन 6 weeks बिफोर वीज़ा? देखें आप बिल्कुल कर सकते हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ कि आजकल होम ऑफिस टाइम बहुत लगा रहा है एप्लीकेशन में, स्पेशली अगर आप प्रीमियम सर्विस नहीं ले रहे एंड यू मेकिंग एन एप्लीकेशन नॉर्मल सर्विस के ऊपर, मेक श्योर आपके अगला 1 साल कोई ट्रैवल प्लान्स ना हो, बिकॉज दे विल गेट डिस्टर्ब। बिल्कुल 6 week पहले डाल सकते हो, बस इस बात को ओवरऑल ख्याल रखो कि
आपकी प्लानिंग ठीक होनी चाहिए, स्पेशली अगर आप सोच रहे हो कि हमने अपने 10 ईयर्स पूरे करने, ये ना आप इतनी जल्दी जल्दी प्रीमियम सर्विस पे वीज़ा लेते रहो कि जो आपकी 4th एक्सटेंशन है वो ख़त्म हो रही है और अभी भी आपके 5-6 महीने 10 ईयर्स पूरे होने में रहते हैं, फिर you'll have to find another visa. My parents are both 65, have been coming to the UK. Can I apply for this permanent stay where they're here on a visit visa? ये किसी ने अभी लिखा है. ओके पहले मैं आपको अपना एक पर्सनल व्यू बताता हूँ, फिर मैं थोड़ा सा आपको कानून के बारे में बताता हूँ. देखिए जो हम लोगों के पेरेंट्स हैं ना, दे हैव माशाल्लाह लिव्ड अ गुड लाइफ. उनको स्ट्रेस ना दें इधर आके कोई ऐसी एक्टिविटी करने में जहाँ उनको बहुत प्रॉब्लम हो. वरना ऐसे बहुत प्रॉब्लम हो, जारी बात है विजिट वीज़े पे आके यहाँ स्विचिंग अलाउड नहीं है. इट इज़ ओनली इन एक्सेप्शनल कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस आप विजिट वीज़े पे अप्लाई करें अपने पेरेंट्स के लिए. ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव टेस्ट, सो डोंट जस्ट सिंपली से वो जी इतनी एज होगी है कोई देखभाल करने वाला नहीं है हम इसलिए अप्लाई करें. प्लीज़ गो सीक प्रोफेशनल एडवाइस फ्रॉम अ कॉम्पिटेंट पर्सन. लेकिन अब ये देख लो कि इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट केस. हाँ दे गो बैक टू देयर होम कंट्री और आप उनका अडल्ट डिपेंडेंट रिलेटिव वीज़ा अप्लाई करो प्रॉपरली, एंड दैट इज़ द वे फॉरवर्ड. मैंने उस पर एक वीडियो भी बनाई हुई है कि व्हाट इज़ adult dependent relative visa. Notoriously it's very difficult to get, very very difficult to get, but that is the only way forward. मैं अक्सर काफ़ी लोगों को कहता हूँ कि देखो अगर आपकी इंटेंशन है कि पेरेंट्स आते जाते रहें तो गेट द मल्टीपल एंट्री वीज़ा उनके लिए. मेक श्योर दे हैव प्राइवेट मेडिकल इंश्योरेंस एंड देन यू कैन bring them and take them back, but in a very एबल मैनर. ये ना हो कि होम ऑफिस ये बोले कि हमें ये लग रहा है 1 साल 1.5 साल उनकी ट्रैवल हिस्ट्री देख के कि वो रह इधर ही, आप उनको वैसी विजिट वीज़ा को यूज़ कर रहे हो एज अ व्हीकल. सो मेक श्योर इट्स यूज्ड जेन्युइनली, लेकिन बी वेरी वेरी कि अगर आप विजिट पे आके अपने पेरेंट्स को यहाँ अप्लाई करवाने लगे हो, बी वेरी 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 ऑफ दैट प्लीज़. Is there priority service on 7-year child route at the moment indefinite? मुझे अभी याद नहीं है क्योंकि इसी होता ही है कि प्रायोरिटी सर्विस आती है और जाती है, तो आई थिंक इस वक्त प्रायोरिटी सर्विस शायद अवेलेबल नहीं है. यूल हैव टू लॉग इन एंड चेक. मुझे अभी लास्ट टाइम याद नहीं है कि है या नहीं, बट लॉग इन एंड चेक एट 1 o'clock at night. तो अगर अवेलेबल हुई तो इट विल बी देयर. किसी ने लिखा है कैन अ पर्सन विद लिमिटेड लीव टू रिमेन ब्रिंग द स्पाउस टू द यूके? अगर आपका लिमिटेड लीव टू रिमेन प्राइवेट लाइफ के ऊपर है तो अनफॉर्चुनेटली आप अपनी स्पाउस को अपेंडिक्स FM के अंदर नहीं ला सकते, इजाज़त नहीं है. आप जो अपनी स्पाउस के लिए वीज़ा अप्लाई करेंगे वो फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ होगा. अगेन इट्स डिस्क्रेशन ऑफ द होम ऑफिस कि वो आपको वो वीज़ा दे. लेकिन अपेंडिक्स FM जो कि नॉर्मल तरीका होता है या बीवी को बुलाने का, वो वाला वीज़ा आप अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज कानूनी तौर पे अपेंडिक्स FM वो अपने पार्टनर को बुला सकते हैं जो इंडेफिनिट हो, ब्रिटिश सिटीजन हो, यूरोपियन नेशनल हो विद लीव टू रिमेन, और ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन पे हो या रेफ्यूजी स्टेटस पे हो. जो प्राइवेट लाइफ के अंदर हैं कानून उनको इजाज़त नहीं देता टू मेक एन एप्लीकेशन फॉर देयर स्पाउस. सो अगर आप प्राइवेट लाइफ पे हो तो देन नो. Creative visa as a photographer easy to get nowadays? Again subjective डिपेंड करता है. आई बी ऑनेस्ट विद यू. मैंने कहा ना कि कुछ सवाल उस नोयत, मेजॉरिटी सवाल उस नोयत के होते हैं कि शो में मैं आपको नहीं बोल सकता आपको मिल जाएगा नहीं, बिकॉज आपको काफ़ी कुछ देखना पड़ता है. यू हैव टू सब्जेक्टिवली लुक इन टू द एविडेंस. ये वही बात हो गई है कि यू गो किसी भी बड़े से बड़े डॉक्टर के पास, कहो जी मेरी सर्जरी कर लें, लेकिन आप उनको एक्सरे नहीं दिखा रहे, ऑफ कोर्स दे नेवर गोइंग टू कंडक्ट द सर्जरी. तो इसी तरीके से हमारे इमिग्रेशन में भी ना वी हैव टू लुक एट द केस प्रैक्टिकली कि ओके जी आपका क्या बैकग्राउंड है, व्हाट आर यू लुकिंग एट, क्या सब्जेक्टिवली आपकी चीज़ें हैं, देन वी ट्राई टू सी कि आप कानून के अंदर फिट होते हो या नहीं. अली लिखते हैं यंग अडल्ट 1.5 year 5.5 year लीगल स्टे, व्हाट डज इट मीन 1 year? अली वो ये है यंग अडल्ट पे उन्होंने बोला हुआ है कि अगर आपका वीज़ा सर्टेन डेट के बाद लगा है, अब ज़्यादातर लोगों का उसके बाद ही लगा होगा, तो करंट वीज़ा आपका 1 year तक वैलिड होना चाहिए. सिमिलर विद लॉन्ग रेजिडेंस में आपने जब नई कवानीन में तब्दीली आई थी, मैंने उस पर एक वीडियो भी बनाई थी कि अब उन्होंने कह दिया कि एक सर्टेन डेट्स के बाद अगर आपका लॉन्ग रेजिडेंस में वीज़ा लगा है तो फिर आपको 1 साल वेट करना है करंट वीज़े पे बिफोर यू अप्लाई फॉर इंडेफिनिट लीव टू रिमेन. यही चीज़ अप्लाई होती है यंग अडल्ट पे. सो व्हेन यू आस्क तारिक भाई व्हाट डज इट मीन वेट फॉर 1 year,
कि अगर आपका वीज़ा, मुझे भी वो एग्जैक्ट डेट याद नहीं, अगर उसके बाद आपको इशू हुआ है यंग एडल्ट पे, यू हैव टू वेट 1 year बिफोर यू मेक योर इंडेफिनिट एप्लीकेशन. Sir, I have 3 months on student visa, so apply for graduate visa now or wait for 3 months. देखो, आपको भी पता है कि अगर आपका कोर्स ख़त्म हो गया, आप स्टूडेंट वीज़े पे हो, यू कैन वर्क फुल टाइम. और जब आप ग्रेजुएट वीज़े पे स्विच करोगे, एज लॉन्ग एज यू मीट ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यू वर्क फुल टाइम. और ग्रेजुएट वीज़ा अभी 2 साल का है, जो कि कानून में जब तब्दीली आएगी, मैंने उस पर वीडियो बनाई, इल कम डाउन टू 18 months. वो कब तब्दीली आ रही है अभी हमें उसकी डेट्स पता नहीं है. तो इट्स अप टू यू इफ यू वांट टू यूज़ द 3 months एक्स्ट्रा फुल टाइम काम के, बिकॉज फिर आपको जब 2 साल का ग्रेजुएट वीज़ा मिलेगा तो 24+3 आपको ऑलमोस्ट 27 months मिल जाएंगे. और कुछ लोग कहते हैं नहीं तारिक भाई, वी वांट टू जंप इनटू ग्रेजुएट वीज़ा क्योंकि अभी हमारे पास पैसे पड़े हुए हैं, हालात का कभी पता नहीं होता, कल पैसे यूज़ अप हो जाए. बिकॉज सारी बात है, एवरीथिंग इज़ एक्सपेंसिव. ग्रेजुएट वीज़ा 2 साल का लोगे, IHS पे करोगे, वीज़ा फ़ी पे करोगे, तो अगर अकाउंट में पैसे पड़े, यूज़ इट. बिकॉज देखें, हालात का कुछ, माली हालात का ख़ास तौर पर कुछ पता नहीं होता. अल्लाह ना करे आपको इमरजेंसी में पैसों की ज़रूरत हो, बट कभी कभी एकदम स्पेंड हो जाते हैं. तो इफ़ यू हैव द मनी देन डू इट एंड देन टेक इट देयर. किसी ने बोला है हाउ लॉन्ग FLRFP अपील प्रोसेस. 8 to 9 month लग जाते हैं, बिकॉज जब आप अपील जमा कराते हो, अब उसका एक बड़ा सिस्टम कर दिया है कोर्ट ने कि पहले होम ऑफिस अपना बंडल देता है, फिर उस बंडल को देख के आप अपना बंडल तैयार करते हो, फिर होम ऑफिस उस बंडल का रिव्यू करता है और फिर हियरिंग होती है. तो इस सारे प्रोसेस के अंदर 8 साढ़े 8 month लग जाते हैं. Salam Tariq, what are the new rules to call my partner for indefinite leave to remain from abroad? या पाकिस्तान आपने शायद लिखा था. देखिए, न्यू रूल तो ऐसा कुछ भी नहीं है. वही है कि आपने 29,000 की सैलरी मीट करनी है, उन्होंने इंग्लिश टेस्ट देना है, TB टेस्ट देना है, यू कैन कॉल हिम ओवर एज लॉन्ग एज यू आर मैरिड. वो जो आप बात कर रहे हो कि इंग्लिश टेस्ट का थ्रेशोल्ड बढ़ जाएगा, अभी उसका कानून नहीं आया. फिर अगर आप बात कर रहे हो कि होम ऑफिस ने कहा था कि जी हम, गवर्नमेंट ने कहा था हम 29,000 अभी सैलरी है, उसको हम बढ़ा के 38,700 कर देंगे. लेकिन जो इमिग्रेशन एडवाइजरी कमेटी की रिसेंटली लास्ट वीक रिकमेंडेशन आई है, उन्होंने तो इसके खिलाफ बोला है कि 29,000, बल्कि वो तो ये कह रहे थे कि 29,000 से भी कम करो मिनिमम रिक्वायरमेंट. लेकिन वो कहते हैं ना कि आई डोंट थिंक कि गवर्नमेंट 29,000 से कम करेगी. लेकिन बिकॉज इमिग्रेशन एडवाइजरी कमेटी ने अब माइग्रेशन MSC माइग्रेशन, आई थिंक इट्स माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी, अब क्योंकि उन्होंने रिकमेंडेशन कर दी है कि 29,000 से ऊपर ना करो, हाईली अनलाइकली गवर्नमेंट 29,000 से ऊपर थ्रेशोल्ड अब बढ़ाएगी. लेकिन इंग्लिश टेस्ट वाली रिक्वायरमेंट नई वाली आएगी, वो जब किक इन हो गया लेट यू नो. लेकिन अभी इज द सेम रिक्वायरमेंट जो पहले थी, स्वाई 29,000. आफ्टर ओवरस्टे कैन योर पार्टनर अप्लाई फॉर वीज़ा. आई थिंक ये आपने बोला है. बिल्कुल आपका पार्टनर वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकता है, बट डिपेंड्स ऑन कि कौन सा वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, डिपेंड्स ऑन कि इन टाइम अप्लाई करें या नहीं. बट दे आर स्विचिंग कैटेगरीज जिसमें अप्लाई कर सकते हैं. सर, आई हैव बीन इन UK 14 years. आई हैव क्लेम्ड असाइलम 2019. ओह सॉरी, ऊपर सॉरी गुजर गया. मैं आई एम वेरी सॉरी. किसी ने कहा तारिक भैया I'm on graduate visa, switch to restaurant visa, what salary I have to show. आई थिंक ये लिखा था, मैं जल्दी से पढ़ रहा था. देखिए, वो डिपेंड करता है कोड के ऊपर, बिकॉज जब आप अपनी जॉब अप्लाई करते हो तो आपके एम्प्लॉयर को कॉस्ट देना होता है. कॉस्ट के अंदर उसको मेंशन करना होता है कि कितने घंटे की आपकी जॉब है और आपकी सैलरी क्या है. वो टेबल में से निकालते हैं. तो इस तरह मैं नहीं बता सकता टिल आई नो आपका कोड के, और अगर आप मुझे कोड लिख के भी दे दो तो मेरा भी लैपटॉप नहीं खुला हुआ कि मैं चेक कर सकूं कि कितने घंटे के ऊपर मिनिमम थ्रेशोल्ड क्या है उस कोड के ऊपर. ऑलराइट गाइस, मैं आपसे अब इजाज़त चाहूँगा. मैंने आज थोड़ा लेट भी शुरू किया था शो. आई होप यू लाइक. जब भी मुझे मौका मिलता है, डू माई बेस्ट कि मैं आपके लिए कोई शो कर लूँ. उसके अलावा देखिए, मैं हमेशा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोगों के अपने, आई डू ऑल ऑफ यू हैव योर ओन सोशल मीडिया अकाउंट्स, प्लीज़ उस हमारे शो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें. आई हैव वन चैनल ऑन TikTok, वन ऑन YouTube, आप उसको भी सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज आई स्विच माई शोज इन बिटवीन. एंड देन वेरी इजी कि अगर आप चाहते हो कि यू वांट टू गेट इन टच विद मी, क्योंकि आप आइदर चाहते हो कि मैं आपको कोर्ट में रिप्रेजेंट करूं या मैं आपका रिव्यू कर लूं रिफ्यूज़ल को, एंड टेल यू योर चांसेस ऑफ
द केस, या आप चाहते हो कि मैं आपको होम ऑफिस में रिप्रेजेंट करूं, जस्ट गेट इन टच विद मी एंड वी कैन मूव थिंग्स फॉरवर्ड फ्रॉम देयर. Thank you so much for your love and support one more time, and I sincerely apologize जिनके मैं messages आज नहीं पढ़ सका, but अनकरीब आपसे मुलाकात होगी. I'm always available throughout the week unless the days I'm in court. उसके अलावा of course आपसे इस प्लेटफॉर्म या दूसरे वाले प्लेटफॉर्म पे तो बातचीत होती रहेगी. Look after yourself. गर्मी बड़ी आने लगी है, so please drink a lot of water. बहुत ज़रूरी है इस गर्मी में आप पानी पिए, एंड मेक श्योर कि आपके बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा पानी पिया हो. ख्याल रखें अपना, एंड विल सी ईच अदर वेरी सून. अल्लाह हाफिज़.